दोस्तों आज मैं आपको ऐसे समय से अवगत कराने वाला हूँ जिसे इंडिया का वाटरशेड मूवमेंट बोला जा सकता है। ये कहानी है 5th एंड 6th BC की, जब नॉर्थ इंडिया के अपर द्वार में आर्यन कल्चर अपनी पीक पर पहुँच गया था। तो आइए बात करते हैं बुद्धिज़्म के फाउंडर गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध महावीर के कंटेम्प्रेरी थे। उन्हें सिद्धार्थ और शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता है। एक ट्रेडिशन के अनुसार उनका बर्थ 567 BC में एक क्षत्रिय परिवार में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में हुआ, जो कि आज नेपाल में है। गौतम बुद्ध के फादर शुद्धोधन कपिलवस्तु के एक लीडर माने जाते थे, जो शाक्य क्लैन के थे। उनकी मदर माया देवी कोशलान डायनेस्टी की एक प्रिंसेस थी। इससे ये साफ है कि बुद्ध एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे और एक रिपब्लिक स्टेट में रहने वाले एक समान अधिकारवादी थे। बचपन से ही उन्हें मेडिटेशन से बड़ा लगाव था। उनकी मैरिज अर्ली एज में हो गई थी, लेकिन कभी उन्हें मैरिज लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं था। यहाँ पर फोर्थ स्टेट के एक इंसिडेंट का जिक्र आता है। बचपन की एक भविष्यवाणी में कहा गया था कि सिद्धार्थ या तो बुद्ध बनेंगे या फिर ग्रेट किंग। अब उनके फादर ने उनको एक ग्रेट किंग बनने की मनसा रखते हुए उन्हें पैलेस के लग्जरी में बंद करके रखा। 29 साल की एज में जब वो पहली बार पैलेस से बाहर निकले तो उन्हें 4 सीन्स दिखाई दिए। पहले उन्हें एक ओल्ड पर्सन दिखाई दिया जिसने उन्हें एजिंग की कॉन्सिक्वेंसेस से अवगत करवाया। दूसरे सीन में उन्हें एक सिक पर्सन मिला जिसको कोई डिजीज़ थी और उसने बताया कि सारे ह्यूमन बींग को कोई ना कोई डिजीज़ होना निश्चित है। तीसरे सीन में उन्हें एक डेड बॉडी दिखाई दी। उनके चरित्र ने बताया कि डेथ को रोकना इंसान के लिए नामुमकिन है। चौथा सीन एक असेटिक यानी तपस्वी का था, जिसने अपने आप को ह्यूमन सफरिंग सर्च करने में डिवोट किया हुआ था। इन सीन्स की वजह से ही उन्हें ह्यूमन सफरिंग को ख़त्म करने और रीबर्थ की साइकिल से फ्री होने की प्रेरणा मिली। 29 साल की एज में ही उन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया। समाज के लोगों में फैली मिजरी से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे और उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते थे। 7 साल तक वो एक जगह से दूसरी जगह तक ही भ्रमण करते रहे और 35 साल की एज में उन्होंने एक पीपल ट्री के नीचे एनलाइटनमेंट को पाया। इसी कारण से उस जगह का नाम बोध गया पड़ा, जो कि आज बिहार में है। इसी के बाद उनको द इनलाइटेंड वन यानी बुद्ध कहा जाने लगा। अपनी इस जर्नी में उन्होंने लोगों से अपने आइडियाज़ शेयर करना चालू किया, जिसे सरमन कहते हैं। पहला सरमन उन्होंने सारनाथ में दिया। उनकी फिजिक काफ़ी स्ट्रांग थी, जिसके कारण वो एक ही दिन में काफ़ी लंबी जर्नी कर पाते थे। सिर्फ बारिश के समय को छोड़कर वो लगातार घूमते रहते, मेडिटेट करते रहते और प्रीच करते रहे। 40 साल तक ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान उन्हें कई रिलीजन के सपोर्टर्स जैसे ब्राह्मण भी मिले, जिनको उन्होंने आसानी से डिबेट में डिफीट किया। उनकी मिशनरी एक्टिविटीज़ ने कभी भी रिच और पुअर, हाई और लो, मैन और वुमेन में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया। अब बात करते हैं बुद्ध के डॉक्ट्रिन्स की। डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज़्म। गौतम बुद्ध वास्तव में एक प्रैक्टिकल रिफॉर्मर थे, जिन्होंने उस समय की सोसाइटी की रियलिटी को एक्सेप्ट किया और उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी। उन्होंने खुद की समाज की समस्याओं को जोड़ा, जो लोग डेली लाइफ में सफ़र कर रहे थे। उनका ये मानना था कि वर्ल्ड सॉरो यानी शोक से भरा हुआ है और लोगों की सफरिंग का मेन कारण उनकी डिज़ायर्स है। यदि इन डिज़ायर को कॉन्कर कर लिया जाए तो इंसान निर्वाणा को पा लेता है, जिसके बाद वो बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्री हो जाता है। उनका कहना था कि निर्वाणा कोई प्लेस नहीं है जहाँ पहुँचा जा सके, बल्कि ये एक एक्सपीरियंस है जिसको इसी लाइफ में पाया जा सकता है। बुद्धिज़्म में किसी गॉड को इस्टेब्लिश नहीं किया गया। बुद्ध ने ह्यूमन मिजरी को एलिमिनेट करने के लिए 8 फोल्ड पाथ यानी अष्टांगिका मार्ग को रेकमेंड किया। 3rd सेंचुरी BC में एक टेक्स्ट में इस पाथ का मेंशन किया गया है। इस 8 फोल्ड पाथ में इंक्लूडेड है राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवहुड, राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस एंड राइट कंसर्न। बुद्ध के अनुसार यदि मनुष्य इस 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करेगा तो वो अपने आप को रिचुअल को फॉलो करने की नेसेसिटी से दूर रख पाएगा और निर्वाणा की ओर अग्रसर हो पाएगा, और ऐसा करके वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन को पाने में सक्सेसफुल हो पाएगा। बुद्ध की सबसे इम्पॉर्टेंट फिलॉसफी में से एक फिलॉसफी थी मिडल पाथ। इसके हिसाब से मनुष्य को लग्जरी और ऑस्टेरिटी यानी तपस्वी जीवन के बीच में रहने के उपदेश थे। दोनों ही चीज़ें एक्सेस में नहीं होनी चाहिए।
यही फिलॉसफी बुद्ध को महावीर से अलग बनाती है। जहाँ महावीर ने स्ट्रिक्ट ऑस्टेरिटी को फॉलो करने को कहा, बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट भी बनाया, जिसके प्रिंसिपल कुछ इस प्रकार थे। डू नॉट कमिट वायलेंस, यानी हिंसा ना करो। डू नॉट कवेट द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स, यानी दूसरों की संपत्ति की कामना मत करो। डू नॉट यूज इंटॉक्सिकेंट्स, यानी मादक द्रव्यों का प्रयोग मत करो। डू नॉट टेल अ लाई, यानी झूठ मत बोलो। डू नॉट इंक्लूज इन सेक्सुअल मिसकंडक्ट एंड एल्डेरिटी, यानी व्याभिचार से दूर रहे। आप देखेंगे कि ये टीचिंग हमें जैनिज्म या और भी रिलीजन में मिलेगी। बुद्ध के अनुसार इंसान खुद ही अपनी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये फीचर बुद्धिज़्म की इंडिविजुअलिटिक कंपोनेंट्स को दर्शाता है। दोस्तों, जैनिज्म और बुद्धिज़्म इसी दौर में राइज हुए, तो एक नज़र डालते हैं दोनों के डॉक्ट्रिन्स के डिफरेंसेस में। कंपैरिजन विद जैनिज्म। बुद्धिज़्म साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में बिलीव करता है, जो कि सिर्फ निर्वाणा यानी एनलाइटनमेंट से ब्रेक हो सकता है, जबकि जैनिज्म इंसान के गुड और बैड डीड्स के हिसाब से चलता रहेगा जब तक लिबरेशन अचीव नहीं होता। बुद्धिज़्म में सिन को डिफाइन नहीं किया गया है, जबकि जैनिज्म में दूसरों को हार्म पहुंचाना सिन बताया गया है। बुद्धिस्ट टीचिंग के अनुसार लाइफ को सफरिंग बताया गया है, जो डिज़ायर्स के कारण उत्पन्न होती है। 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करके इंसान इससे बच सकता है। जैनिज्म सभी लिविंग बीइंग्स की रिस्पेक्ट पर स्ट्रेस करता है। बुद्धिज़्म के 2 मेन सेक्ट्स हैं, महायान और हीनयान। जैनिज्म के 2 मेन सेक्ट्स हैं, श्वेतांबरस और दिगंबरास। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुद्धिज़्म के फीचर्स, और ये भी देखेंगे कि किस तरह बुद्धिज़्म का स्प्रेड हुआ। फीचर्स ऑफ बुद्धिज़्म एंड कॉजेज ऑफ इट्स स्प्रेड। बुद्धिज़्म ने गॉड और सोल की एग्जिस्टेंस को डिनाई किया, और ये फीचर इंडियन रिलीजन की हिस्ट्री में एक रिवॉल्यूशन की तरह देखा जा सकता है। बुद्धिज़्म ने वर्ण सिस्टम को अटैक किया, जिसके कारण वो लोअर स्टेटा के लोगों से अटैच हो पाया। इसमें शुरुआती दौर में किसी भी तरह फिलोसफिकल डिस्कशन को एनकरेज नहीं किया गया, जिसके चलते आम आदमी इससे अटैच्ड हुए। ब्राह्मणिज्म के कंपैरिजन में बुद्धिज़्म लिबरल और ड्रामेटिक रिलीजन के तौर पर उभर कर आया। बुद्धिज़्म ने पर्टिकुलरली नॉन वैदिक एरियाज़ के लोगों को अपील किया। बुद्ध की पर्सनैलिटी और उनकी प्रीचिंग के मेथड के कारण बुद्धिज़्म का स्प्रेड काफ़ी तेज़ी से हुआ। उन्होंने इविल को गुडनेस से और हेटर्स को लव से फाइट करने की बात कही। प्रेजेंस ऑफ माइंड से उन्होंने अपने ओपोनेंट्स को टैकल किया। पाली लैंग्वेज, जो कि प्राकृतिक लैंग्वेज का एक टाइप है, उसने कॉमन लैंग्वेज के बीच बुद्धिज़्म के स्प्रेड में कंट्रीब्यूट किया। और बुद्ध ने रिलीजियस ऑर्डर यानी संघ को ऑर्डर किया, जो हर तरह के कास्ट, क्रीड और सेक्स के लोगों के लिए खुला था। इन बुद्धिस्ट ऑर्डर यानी संघ में वुमेन को भी मैन के बराबर का अधिकार मिला। स्लेव्स केवल अपने मास्टर के परमिशन के बाद ही ज्वाइन कर सकते थे। संघ को ज्वाइन करने के लिए कॉन्टिनेंस यानी संयम, पॉवर्टी और फेथ होना ज़रूरी था। तो ओवरऑल देखा जाए तो बुद्धिज़्म के 3 मेजर प्रिंसिपल एलिमेंट्स थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ऑर्गेनाइज्ड संघ और प्रीचिंग की मदद से बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करने लगा। मगध, कुशाल और कुसाम्बी जैसे कई रिपब्लिक स्टेट के रूलर्स और वहाँ के लोगों ने बुद्धिज़्म को अपनाया। 487 बीसी में कुशीनगर में 80 साल की एज में उनकी डेथ हो गई। ये जगह आज भी ईस्टर्न यूपी में देवरिया डिस्ट्रिक्ट के केसरिया नामक विलेज में है। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि 6th सेंचुरी बीसी में बुद्ध के एग्जिस्टेंस का कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अभी तक नहीं मिला। कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली और राजगीर जैसी सिटी जहाँ बुद्ध के प्रेजेंस का दावा किया जाता है, वो भी सभी 5th सेंचुरी के बाद ही अर्बनाइज हो पाए। बुद्धिज़्म का ओरिजिन ज़रूर इंडिया में रहा, पर ये इंडिया से डिसअपियर हो गया। दोस्तों, गौतम बुद्ध की डेथ के बाद उनकी टीचिंग को कंपाइल करने के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया। दोस्तों, अगले पार्ट में हम जानेंगे कि बुद्धिज़्म इंडिया से कैसे डिसअपियर हो गया और गौतम बुद्ध की डेथ के बाद कैसे अशोक ने अपनी मिशनरी एक्टिविटीज़ से बुद्धिज़्म को कई कंट्रीज़ में पहुंचाया और कैसे एक वर्ल्ड रिलीजन बनाया।